आज का हमारे पास जो हमें करना है वो है पैराडाइज लॉस्ट। और हम करने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1। सबसे पहले तो ये बात है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा मोटी बुक है। और इसको कवर करना करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि बाइबल एक तरफ बाइबल, और मैं ये कहूँ अगर न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल है तो वो पैराडाइज लॉस्ट है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स अगर हम पहले, क्योंकि बुक 1 है सिलेबस में, तो पहले क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग के अंदर कि मिल्टन क्या है और मिल्टोनिक स्टाइल क्या है राइटिंग, और पैराडाइज लॉस्ट को कितने पार्ट्स में लिखा गया, और कौन कौन से इसके बुक है। जैसे कि बुक नंबर 1 है सिलेबस में, तो सिर्फ बुक नंबर 1 ही करेंगे। बाकी डिटेल स्टडी के लिए मैं बाकी दूसरी वीडियो ले आऊंगा, पर इसमें सिर्फ बुक नंबर 1 के रिगार्डिंग ही मैं सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, तो बुक नंबर 1 है। अब इस बुक नंबर 1 टोटल बुक्स कितने हैं, तो टोटल बुक्स जो है हमारे पास 12 बुक्स हैं। और पहले सिर्फ 10 बुक्स थे। उसके बाद जो बाकी के जो दो बुक है उसे ऐड करना पड़ा मिल्टन को। तो 1667 की राइटिंग है, तो 1667 की राइटिंग है। अब 1667 की राइटिंग है, इसका मतलब क्या है कि द मिड ऑफ द 17th सेंचुरी। और मिड ऑफ 17th सेंचुरी यानी 1660, यानी इसे रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं इंग्लैंड का, जब चार्ल्स सेकंड ने रिस्टोर कर लिया। हाँ, ये सब काफी टफ लग रहा होगा ना, पहले कभी पढ़ा नहीं इस तरह की कोई चीज। तो वो ये 1667, और 1667 में हम 10 बुक्स लिख दिया था उसने मिल्टन ने। और बाद में दो बुक्स को और ऐड किया गया, क्योंकि कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने कहा कि जो मिल्टन है वो सैटेनिक टेस्ट का है। यानी मिल्टन का जो एक तरह से झुकाव झुकाव जो था वो सैटन की तरफ था। सेकेंड एडिशन इसके बाद पैराडाइज लॉस्ट का है। उस सेकेंड एडिशन को हम वैसे कहते हैं पैराडाइज रीगेन्ड, कि यानी जिस स्वर्ग से निकाल दिया गया था। यानी जिस तरह से डाउनफॉल ऑफ ह्यूमन है, और किस तरह से एडम एंड ईव, ये तो सुना होगा एडम एंड ईव। एडम को हिंदी में वो ये बाबा आदम के नाम से जानते हैं, यानी आदम, और ईव आई थिंक हवा है ना, जैसा हुआ हुआ कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एडम समझेंगे। और वो जो एडम का कंसेप्ट है, एडम जो है वो भगवान का बेटा है, ये इसमें बता रखा है। बाइबल से टच होता लगेगा तुम्हें पूरा कंसेप्ट। और पैराडाइज लॉस्ट का मतलब है किस तरह से जो हम जो इंसान है हमें स्वर्ग से कैसे निकाल दिया गया, और अगर हमें वापस स्वर्ग में चाहिए जगह, तो वो दूसरे बुक में लिखा हुआ है सेकेंड एडिशन में, जिसको 1674 में मिल्टन ने एक प्रेशर के थ्रू, इतना प्रेशर जनरेट हो गया था कि उसे लिखना पड़ा। नहीं तो फिर सब ये मान रहे थे कि एक तरह का ये सैटेनिक टेस्ट ऑफ राइटिंग है मिल्टन का। तो जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये सब है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के लाइफ पीरियड की अगर बात करें तो 1650, अगर मैं कहूँ 1652, इस टाइम पे मिल्टन जो है वो अंधे हो गए थे। और अंधे होने के बाद भी इतना बड़ा वर्क लिखना, यानी पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट में 10,000 लाइन की पोएम है, वो भी ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। तो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग जो है वो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स क्या है वो आगे मैं बता दूंगा जल्दी फटाफट। और ब्लैंक वर्स के साथ साथ ये जो राइटिंग है इसको एपिक फॉर्म रखा गया है। इससे पहले जब हम पढ़ते थे जो 1710 1720, जब जिस समय पे अलेक्जेंडर पॉप थे, तो अलेक्जेंडर पॉप के स्टाइल ऑफ राइटिंग में हीरोइक कपलेट यूज होता था, इयाम्बिक पेंटामीटर यूज होता था। ठीक है, ये सब पता होगा कि किस तरह से जो बाकी राइटिंग थी जैसे अलेक्जेंडर पॉप, वो जो पहले से जो ट्रेडिशन चला रहा था क्लासिकल, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया। और पैराडाइज लॉस्ट को जिस वे में लिखा गया है वो एक तरह का ब्लैंक वर्स स्टाइल है। और मिल्टन ने ब्लैंक वर्स स्टाइल इसलिए लिखा होगा, कुछ तो देखो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाता है, क्योंकि मिल्टन को कई बार देखा गया था चार्ल्स सेकंड की साइड लेते हुए, और कई बार ऐसा देखा गया था नहीं लेते हुए। और मिल्टन को कई कहते हैं कि फ्रेंच टेस्ट का था, क्योंकि ऑफ से लिखी गई है ये पूरी पोएम। ये पूरी पोएम एक तरह का उसी ऑफ से लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्स को लिखा गया, और जो ओल्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसको यहाँ पे अवॉइड किया गया है। तो इस तरह से हम चीज पढ़ने वाले हैं। तो पहले मेन मेन पॉइंट क्या है जिसे हम पढ़ेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट की समरी, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और जो जो मैंने इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको एक बारी गो थ्रू हो जाना, और क्या है इसके बारे में डिटेल, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। तो सेकंड नाम इसमें है कि पैराडाइज लॉस्ट। सेकंड स्लाइड है कि सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट एपिक पोएम लिखी गई है अब तक की सबसे बड़ी एपिक पोएम ये है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्रीक स्टाइल में तो यूलिसिस, ओडिसिस, ये सब पढ़ रखा है। तो ये ऐसी ये सबसे ग्रेटेस्ट एपिक पोएम है जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है।
ब्लैंक वर्स का मतलब ये है कि लिरिकल नहीं होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि वो जो है उसमें एक मीटर नहीं होगा, मीटर होगा। मीटर का मतलब क्या है, जैसे कि अनस्ट्रेस्ड है, फिर उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल होता है, जैसे किसी पहले वर्ड को कम बोलना फिर दूसरे को ज्यादा स्ट्रेस देना, ये सब इसमें होता है। यानी एक तरह का इसमें सिर्फ राइमिंग स्कीम नहीं देखने को मिलेगी, बाकी सब कुछ ये एग्जैक्ट वैसा ही होता है। और इसमें यानी अनस्ट्रेस्ड हो गया, उसके बाद जो स्ट्रेस्ड हो गया, और ईयाम का यूज हो गया, तो ईयाम्बिक फॉर्म भी इसमें यूज होता है। ईयाम का मतलब क्या होता है, पहले अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें क्या यूज करना है, स्ट्रेस सिलेबल। तो ये सब कुछ होता है ब्लैंक वर्स में। तो ब्लैंक वर्स का आ सकता है कि मिल्टन ने ब्लैंक वर्स ही क्यों चुना। देखो, ब्लैंक वर्स चुनने का मतलब ये है, अगर हम एपिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को देखेंगे तो हीरोइक कपलेट में लिखना चाहिए हमेशा एपिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को। अब हीरोइक कपलेट में आप एपिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल हीरो होता है, जो सेंट्रल हीरो इसमें बहुत पावरफुल दिखा रखा है, यानी भगवान की है एक तरह से, ऊपर दो भगवानों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ऐसी सी कहानी है। तो ये क्या है, जो थीम उठाया तुमने, प्लॉट उठाया, वो ग्रीक प्लॉट ऑफ राइटिंग है। यही हमने देखा था एरिस्टोटल की पोएटिक में कि अगर प्लॉट सुपीरियर उठा रहे हो तो उसके हिसाब से जो है हमें वर्क और जो वर्ड्स वगैरह, जो कैरेक्टर वगैरह है, वो सब सुपीरियर उठाने चाहिए। तो इससे पहले जितने भी प्लॉट सुपीरियर उठाए गए थे उनमें हीरोइक कपलेट का स्टाइल निकाल दिया था अलेक्जेंडर पॉप ने। अलेक्जेंडर पॉप उसको हीरोइक कपलेट में लिखता था। अगर कोई चीज हीरोइक कपलेट में लिखी जा रही है, इसका मतलब वो एक टॉप क्वालिटी की राइटिंग होगी। पर यहाँ पे हीरोइक कपलेट को अवॉइड करके ब्लैंक वर्स को चुना मिल्टन ने, क्योंकि मिल्टन अ, वो जो पुराने स्टाइल ऑफ राइटिंग था उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे। उसके बाद दूसरा है कि डायरेक्ट वन टू वन जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते थे। और ब्लैंक वर्स के एपिक को ब्लैंक वर्स के स्टाइल में लिखने का मतलब फ्री फ्लो ऑफ राइटिंग और फ्रेंच स्टाइल ऑफ राइटिंग को एक तरह से सही तरह से रिप्रेजेंट करना। तो स्टाइल एंड डिक्शन में हमारे पास ब्लैंक वर्स आ जाएगा। थोड़ी स्पीड मेरी तेज होगी तो इसके लिए काम करना कि स्पीड को स्लो करके फिर सुन लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी काफी कुछ कवर करना है इसमें। क्योंकि बुक वन दे रखा है सिलेबस में, पर उनके क्वेश्चन तो बुक टू से भी आ सकते हैं, बुक थ्री से भी। 1667 में इसका फर्स्ट वर्जन लिखा गया था, जिसे पब्लिश किया गया। और 10,000 लाइन के वर्सेस है इसमें, 10,000 लाइन के वर्सेस है। और जो दूसरा एडिशन है इसका 12 बुक का, वो 1674 में है। इसका नाम पैराडाइज लॉस्ट नहीं था। सेकेंड एडिशन का जो नाम था वो था पैराडाइज रीगेन्ड, यानी इंसान जिसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है, अगर वो दोबारा स्वर्ग में जाना चाहता है, भगवान के चरणों में जाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसे पैराडाइज रीगेन्ड कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ द मिल्टन कंसिडर्ड बाय द क्रिटिक। क्रिटिक का मानना है सबसे बड़ा वर्क है ये। और कुछ कुछ जो है, जैसे कि विलियम ब्लेक्स जो है, और बाकी जो कुछ ऐसे पोएट है जिन्होंने ये कह दिया था कि ये जो है मिल्टन जो है इसमें सैटेनिक टेस्ट के हैं। तो विलियम ब्लेक ने जो लाइन लिखी थी, जैसे कि ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, यानी मिल्टन को खुद नहीं पता था, उन्होंने शैतान का साथ देना शुरू कर दिया था। एक तरह से ये नेगेटिव राइटिंग और निक्रोमैंटिक टाइप ऑफ राइटिंग है कि तुम एक ब्लैक मैजिक को या फिर एक ब्लैक साइड ऑफ आर्ट को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये लाइन आप लिख के आ सकते हो पेपर में, विलियम ब्लेक का जो फ्रेज है, ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है, ये यानी ब्लेक ने कहा था कि जो मिल्टन है वो डेविल की साइड से लिख रहे हैं इस राइटिंग को। इसीलिए इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट हुआ कि 1674 में दोबारा से मिल्टन ने इसको लिखा और पैराडाइज रीगेन के वे में लिखा। हाँ, तो इसमें जो स्लाइड एकदम से यहाँ पे चेंज हुई है, यहाँ पे मैनेज कर लेना आप। तो एडम एंड ईव की स्टोरी है, और एडम और ईव की स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। ऊपर से बाइबल से कंसेप्ट को सीधा ड्रैग किया गया है। और जो ह्यूमन का टेम्पटेशन दिखाया गया है कि टेम्पटेशन किस तरह से एप्पल को लेके जो ईव ने पहला टेम्पटेशन दिखाया था, और फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ मैन है टुवर्ड्स गॉड, कि भगवान की तरफ पहली बार इंसानों ने भगवान के कही हुए चीजों को मना कर दिया। तो ये फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ ह्यूमन टुवर्ड्स मैन, सॉरी, फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ ह्यूमन टुवर्ड्स गॉड। ठीक है, भगवान के अगेंस्ट जो पहला हमने देखने को मिला वो ये देखने को मिलता है। अभी काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, पर आगे जाके बिल्कुल इजी है, सब कुछ समझ आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। अभी सिर्फ ये समझना है कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को अंधेपन में लिखा था। इस समय उनकी आंखें नहीं थी, क्योंकि 1652 को जब इन्होंने एक पोयम लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उस टाइम इनकी एज जो थी 48 ईयर्स थी। और 48 ईयर में ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए। ब्लाइंड होने के बाद इन्होंने ब्लैंक वर्स में
1 to 1 वो पूरी यानी 10,000 लाइंस की पोएम लिखी पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को लिखते समय मिल्टन ने जो जो चीज फॉलो की उनको उनके ऊपर क्वेश्चन हैं बेसिक, जैसे कि ब्लैंक वर्स का यूज किया जबकि हीरोइक कपलेट यूज करना था पर नहीं किया क्योंकि फ्रेंच ऑफ स्टाइल रिप्रेजेंट करना था, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो भी था। रेस्टोरेशन पीरियड में इंग्लैंड रिस्टोर हो गया था तो एक तरह से लिबरल वॉइस मिला था और सबको आजादी थी कि किस तरह से वो अपनी चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मिल्टन ने जिस तरह से इसमें जो कंसेप्ट दिखाया है कि जिस तरह डिसोबीडियंस से बाइबल के कंसेप्ट को लिखा है और बाइबल के कंसेप्ट को ड्रैग किया है, एक तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल को सीधा और जो बाइबल के जो कंसेप्ट है उनको ड्रैग किया है मिल्टन ने। सेटन देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है, सेटन देखने को मिलेगा, बेल्जेबब यानी वो जो चेला था वो शैतान का यानी सेटन का वो, और हेल का सीन देखने को मिलेगा। कुछ कुछ वर्ड्स जो है जो कि इतने इंपॉर्टेंट हो गए मिल्टन ने उन्हें जब लिखा तो इतने फेमस हो गए कि डिक्शनरी में वो वर्ड ऐड हो गए, जैसे पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब क्या होता है, यानी अगर कैपिटल जैसे कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ऐसे नर्क का कैपिटल अगर हम बोले तो नर्क की कैपिटल को पेंडिमोनियम कहते हैं, यानी द डीमंस, यानी द सेंटर ऑफ द डीमंस, यानी जितने भी जो डीमंस है उन सबका सेंटर जो है वो नर्क है। अभी तक ये बात है, अभी हमने समरी नहीं करी, इंट्रोडक्शन फटाफट मैं और बता दूं फिर हम समरी की तरफ मूव करेंगे। मिल्टन जो है वो इंग्लिश पोएट है और उसके बाद सिविल सर्वेंट भी थे ये। 1608 में इससे लेके ये टाइम पीरियड है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए वर्क को कब कंपोज किया गया। ये जो वर्क है ये लिखा गया था 1667 में, और जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो ब्लैंक वर्स के स्टाइल में लिखी गई है। बाकी इससे कुछ क्वेश्चन अगर रिगार्डिंग है तो मैं नीचे क्या क्या इसके पीडीएफ अटैच कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना और समझ लेना। और इसमें क्या दिखा रहा है, द डिजायर ऑफ द फ्रीडम, मेन जो चीज दिखाई गई है इसमें वो है द डिजायर फॉर द फ्रीडम एक्सटेंडेड इन स्टाइल। स्टाइल में फ्रीडम को मेंटेन किया है बहुत अच्छी तरह से मिल्टन ने, बिल्कुल फ्री स्टाइल से लिखा गया है, इसलिए ब्लैक वर्स को ऑप्ट किया एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट को यूज नहीं किया। इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फ्रेंच स्टाइल ऑफ राइटिंग को दिखाया गया, जो पोइट्री को जो है वो एक जो मिल्टन की स्टाइल ऑफ राइटिंग है इसमें काफी मिल्टन की राइटिंग पॉलिटिकल राइटिंग भी है, कुछ रिलीजियस राइटिंग भी है। तो ये दिखा रखा है जैसे कि चार्ल्स सेकंड के टाइम पे जब चार्ल्स सेकंड को क्राउन किया गया था तो पूरा इंग्लैंड रिस्टोर हो गया था, इसको रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। और ये जो रेस्टोरेशन है इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बाद में डाल दूंगा क्योंकि अभी हमें मेन कनेक्टेड पढ़ना है किसकी तरफ से, मिल्टन की तरफ से, बुक नंबर 1। तो पैराडाइज लॉस्ट को आपको लिख के आना एग्जाम में 1667, पैराडाइज रीगेन लिख के आना है 1674, और सैमसन एग्नोस्टिक दोबारा एक ऐसी राइटिंग है मिल्टन की जो कि रिलीजियस राइटिंग है, इसकी कहानी भी बहुत ही अच्छी है, अगर टाइम मिले तो मैं वीडियो डाल दूंगा या फिर आप वैसे भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसकी जो पोइट्री स्टाइल ऑफ राइटिंग है और जो फेमस स्टाइल ऑफ राइटिंग अगर हम बात करें तो कुछ वन ऑफ हिज जो पब्लिश पोएम है वाज ऑन द शेक्सपियर इन द ईयर 1630, उसमें भी देखा गया, अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो कॉमर्स है जैसे कामू कहते हैं जो कॉमर्स वर्क उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 1637 में। ये सारे वर्क मैं कह रहा हूँ दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम सिर्फ अभी मेरे पर कुछ लगा रखा है कि भाई जल्दी से बुक नंबर 1 कंप्लीट करवाना है और सिलेबस के रिगार्डिंग ही सिर्फ मैं करवा रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल में डालूंगा। पर ये भी डिटेल है, इसमें काफी कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत सही तरह से डिफाइन कर रखा है। तो बाकी जो पब्लिशर जो है 1667 में जब इसे लिखा गया काफी लोगों ने इसे सराहा और कहा कि बहुत अच्छी राइटिंग है। सैमुअल जॉनसन जो कि उस टाइम के 1781 जिसने कि डिक्शनरी कंपोज की है जिन्होंने, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो पीस ऑफ राइटिंग है ये द ड्यूटी रेदर देन द प्लेजर, उन्होंने कहा कि ये एक तरह से ये द पोएम रेड फॉर द ड्यूटी रेदर देन प्लेजर, के इसमें कुछ मजा नहीं है, एक तरह से ऐसे दिखा रखा है कि लोगों को सीख दिख रखी है, मॉरल बेस्ड राइटिंग है। इस तरह से सैमुअल जॉनसन ने कमेंट किया था। ब्लेक का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक तरह से ये जो राइटिंग है ये सैटन वॉइस जो लिया है वो पूरा शैतानों के टेस्ट में लिखा है किसने, मिल्टन ने। अब मुझे पता है कहानी नहीं पता, जल्दी मैं कहानी बताऊंगा अभी, फिर देखना उन सब में वो चीजों को लगा के सेट करके देखना। तो पैराडाइज लॉस्ट जो एक बिब्लिकल एपिक है, बाइबल के थ्रू इस राइटिंग को लिखा गया है, जहाँ पे गॉड और जो जो कैरेक्टर्स हैं वो सब बाइबल में देखने को मिल सकते हैं। ये रोमांटिक क्रिटिक 19th सेंचुरी में मिल्टन के लाइफ माइंड एंड आर्ट पे बहुत वर्क लिखे गए थे, और जैसे कि पीबी शैले है, ब्लेक के आइडिया को उन्होंने कहा कि हाँ सेटन अ ग्लोरियस रेबल, कि पीबी शैले यानी पर्सी बर्सी शैले, इन्होंने भी कहा कि जो ये रोमांटिक राइटर है इन्होंने भी कहा जिस तरह से राइटिंग लिखी है मिल्टन ने वो दोबारा से सैटनिक टेस्ट का है।
यानी शैतान की तरफ से देख के लिखा गया। फिर 1930s यानी जो एज आ गया था, ये द एज ऑफ टेक्नीशियंस कहते हैं इसमें। तो टीएस इलियट और इजरा फॉन्ट, इन्हें कौन भूल सकता है, ये दोनों टेक्नीशियन एज थे जिनका मानना था जो भी चीज लिखी जाए उसमें रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, पोइट्री को सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। इन्होंने भी कहा जो मिल्टन स्टाइल विच वुड डिसअपीयर विद द मॉडर्निस्ट। तो ये है पैराडाइज लॉस्ट बुक वन। तो पूरी कहानी की शुरुआत जो होती है, कभी भी जैसे कि कोई अगर एक्सेलेंट राइटर होते हैं, मैं एक्सेलेंट राइटर क्यों नहीं कह रहा, मतलब सिंपल सी एक बात है, कोई भी एपिक राइटिंग है अगर उसको लिखने के लिए सबसे स्टार्टिंग में म्यूज को इन्वोक किया जाता है। सबसे पहले ये बात है कि म्यूज है क्या। म्यूज को कहते हैं कि ये पोएट्री की गॉड है, ठीक है, या गॉडेस जिसे कहते हैं। यानी एक अगर कोई भी चीज लिखना हो तो उससे पहले इन्वोक किया जाता है, इसे कहते हैं ना, साक्षी माना जाता है किसी चीज को। ऐसे ही जब कभी हम एपिक राइटिंग लिखते हैं, कोई भी अगर हम फेमस एपिक राइटिंग लिखने वाले हैं तो उसके लिए हमें म्यूज को कॉल करना पड़ता है। इसी तरह से न्यूटन और मिल्टन ने यहाँ पे म्यूज को कॉल किया, यानी म्यूज को बुलाया। और क्योंकि एक पावर जनरेट करनी थी, क्योंकि एपिक राइटिंग लिखने वाले और बाइबल के इन्फ्लुएंसेस के अंदर, तो एक तरह से जो पूरा पैटर्न था, जो ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग था, उसी ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग उसको दिखाने के लिए म्यूज को रिकॉल किया गया। तो पहले सबसे पहले मिल्टन म्यूज को बुलाता है, और म्यूज को बुलाने के बाद वो वहां से पावर जनरेट करेगा, क्योंकि एपिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, यानी इसने अपने रीडर को पहले ही से इंडिकेट कर दिया कि जो मैं लिखने वाला हूँ ये क्या चीज है, ये एपिक राइटिंग है। उसके बाद मिल्टन बिगिन द एपिक डिस्क्राइबिंग द सेटन। अब अपनी कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं, तो कैरेक्टर में सबसे पहले मिल्टन ने सेटन का सीन दिखाया बुक वन में, और उसके बाद रेबेलियस एंजल, और ऐसे एंजल जिनको निकाल दिया गया था कहाँ से, स्वर्ग से। इसीलिए नाम क्या है पूरी किताब का, पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट का ही इसके मतलब हो सकते हैं। पैराडाइज लॉस्ट का मतलब ये है कि किस तरह से इंसानों को भी पैराडाइज से निकाल दिया गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एंजल्स, जितने भी एंजल्स थे उनको पैराडाइज से निकाल दिया गया। तो जैसे as an epic generally commences from the middle and the second also the Lucifer with his the companion starts a war against the god। लूसीफर दिखा रखा है बार बार। लूसीफर क्या है, हेड है यहाँ पे, यानी सेटन, सेटन को लूसीफर कहा गया है। लूसीफर ने एक वॉर छेड़ दिया था किस किस अगेंस्ट, यानी गॉड की। तो ऊपर क्या है, जैसे कि गॉड वन एंड गॉड टू है, कहते हैं कि पहले जो सैटर्न था वो भी एक गॉड था। तो इस सैटर्न ने, यानी गॉड टू ने, इसे अभी हम सैटर्न मानते हैं, ये जो गॉड टू है, इस गॉड टू ने वॉर छेड़ दिया किसके साथ, गॉड वन के साथ। और ये जो गॉड टू ने गॉड वन के साथ जो लड़ाई छेड़ दी, तो इससे क्या हो गया कि गॉड टू यानी सेटन, तो सेटन को एक्सपेल कर दिया गया कहाँ से, पैराडाइज से। पैराडाइज से धक्का मार के निकाल दिया गया, और सेटन के साथ जो जो कनेक्टेड थे, कनेक्टेड कौन थे, यानी सेटन के साथ जैसे बेल्जीबब, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जैसे बेल्जीबब हो गए और बाकी जितने भी हैं जो सेटन के साथ कनेक्टेड थे, जो उसके अंडर जो काम कर रहे थे, उन सभी को, जैसे मोलोच हो गया, बेलीम हो गया, स्त्राते हो गया, डेकोन हो गए, ये सारे क्या है, चेले हैं सेटन के साथ। तो ठीक है, इनको पूरा धक्का मार के ऊपर से गिरा दिया और ये नीचे आके गिरते हैं, और जहां पे ये गिरते हैं उसी को एक तरह का पूरा सीन दिखा रखा है। और बुक वन के स्टार्टिंग में बहुत एक्सलेंट वे से पिक्टोग्राफिक सीन को दिखाया गया है, यानी पिक्टोग्राफिक सीन में दिखा रखा है सैटर्न ऐसे पड़ा हुआ है बीच में बिल्कुल, ठीक है, साइड में एक वो चल रहा है बिल्कुल इस तरह से, एक नदी चल रही है, उसमें पूरा जो है लावा, यानी एक तरह का लावा ऐसा पिघल रहा है। और सेटन यानी मेन हेड को जो है वो चेन से बांध रखा है, बिल्कुल ऊपर लटका रखा है। बेल्जीबब और उसके जितने भी एंजल है उन्हें फॉलन एंजल के नाम से कहा जाता है, सब नीचे गिरे हुए, सबके मुंह से जीभ निकल रखी है। इस तरह से पीट के इन्हें ऊपर से भेज दिया गया था। तो सेटन हैज बीन डिस्क्राइबिंग द जाइजेंटिक, बहुत बड़ा दिखाया गया सेटन को, और एक टाइटन, ठीक है, टाइटन वाला एक तरह से बिल्कुल बहुत बड़ा रूप, ठीक है। और द नेक्स्ट टू होम इज द बेल्जीबब, तो मेन कमांडेंट कौन है सेटन के अंदर, वो है बेल्जीबब। इसे सेकंड कमांड के नाम से जानते हैं, यानी अगर तुम ना हो, जैसे कि होता है ना प्राइम मिनिस्टर के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो अगर वो ना हो तो उसकी जगह बेल्जीबब बैठेगा। तो ही कमेंट्स ऑन हिज इंटेंशन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द गॉड एंड द बेटर टू रेन इन द हेल देन सर्व इन द हेवन। बहुत फेमस है ये, आगे मैंने कोटेशन में कवर कर रखा है। एक इतनी अच्छी पॉजिटिव लाइन है, इसीलिए कई बार कहा गया है कि जो मिल्टन है इज ऑफ सैटेनिक टेस्ट, कहते हैं शैतान आ गया था मिल्टन के अंदर, इसीलिए मिल्टन ने इस पूरी राइटिंग को सेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। और इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट हुआ था कि बाद में मिल्टन को 1674 में एक और किताब लिखनी पड़ी जिसका नाम क्या था, पैराडाइज लॉस्ट नहीं होगा अब नाम ना, अब लॉस्ट नहीं, पैराडाइज रीगेन्ड, के पैराडाइज को दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं ये है। तो प्रेशर इतना ज्यादा आ गया था मिल्टन के ऊपर, तो मिल्टन को लिखना पड़ा। और सबसे ताजुब की बात यह है कि मिल्टन ने पूरा वर्क जो है अंधेपन में लिखा था, यानी
आंखों की बिल्कुल रोशनी गायब थी, यहाँ तो एक लाइन नहीं लिखी जाती। तो ही कॉल्स द फॉलन एंजल द मोटिवेट्स हिम, तो फॉलन एंजल को मोटिवेट करता है यहाँ पे। और मिल्टन ने क्या एक्सलेंट डायलॉग लिख रखे हैं। ऊपर वाले डायलॉग का मतलब क्या है देखो, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। कहीं अच्छा है कि हम इस नर्क वाली दुनिया में रूल करें, इससे बढ़िया हेवन में यानी स्वर्ग में जाके भगवान के चमचागिरी करें, यानी बाकी उनके चमचागिरी से करने से अच्छा है कि नरक में पड़े रहो। तो हेल का सीन जो है, पहली बारी पिक्टोग्राफिक सीन में हेल को रिप्रेजेंट करा था इस मिल्टन के वर्क पैराडाइज लॉस्ट में। और यहाँ से एक वर्ड भी आएगा, तुम्हें पता है हेल की भी एक कैपिटल होती है। और आज जो हम जिस तरह से हेल के कैपिटल को ढूंढते हैं, जैसे बोलते हैं हेल की कैपिटल है क्या, तो उसे क्या कहते हैं, पेंडिमोनियम। तो ये जो पेंडिमोनियम टर्म है, ये मिल्टन ने ही इसे ढूंढ के निकाला था। और ये जो कैपिटल इतना ज्यादा फेमस हुई, ये नोवेल पैराडाइज लॉस्ट के पेंडिमोनियम में, सबको लगता है हेल की कैपिटल क्या है, पेंडिमोनियम है। और पेंडिमोनियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रखा हो, काफी ज्यादा शोर हो, और काफी ज्यादा शैतान वहां पे चिंगाड़ मार रहे हो, इस तरह का कुछ, तो इसी को पेंडिमोनियम कहते हैं। जिसके मैंने आगे स्लाइड में कवर कर रखा है पेंडिमोनियम के ऊपर क्वेश्चंस, क्योंकि इन इन सारी जगह से क्वेश्चंस आएंगे जब आप पेपर अटेंड करने के लिए निकलोगे। तो जैसे कि बेटर टू रेन इन दी अर्थ सर्व इन हेवन, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पेंडिमोनियम क्या है इसके ऊपर भी, और पिक्टोग्राफिक सीन क्या है, मिल्टन का स्टाइल ऑफ राइटिंग जो कि फ्रेंच स्टाइल ऑफ राइटिंग था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से शुरुआत होती है समरी की। तो अब हम जो करने वाले हैं वो समरी है। तो क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा बल्कि राइटिंग है और बाइबल से इंस्पायर्ड है, तो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। और इसके लिए मेरे को हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर ले लिया येलो कलर का। तो अब फाइनली शुरू करते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट है एक, तो सबसे पहले एपिक राइटिंग है। तो कोई भी अगर एपिक राइटिंग लिखने से पहले म्यूज़ को रिकॉल किया जाता है। तो यहाँ पे मिल्टन ने जिस म्यूज़ को कॉल किया है उसका नाम यूरेनिया है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जो एक तो हेवनली म्यूज कह रखा है, इसका मतलब स्वर्ग के म्यूज है। यहाँ से पावर मिलती है जिसके थ्रू कोई भी पोइट जो है वो एपिक राइटिंग, या कोई भी राइटर जो है एक ग्रंथ टाइप की राइटिंग लिख सकता है। इसके बाद जो ये जो पोएम फॉर्म, पोएट्री फॉर्म ब्लैंक वर्स यूज करा था मिल्टन ने, वो पिछले वाले उसमें मैंने बता दिया था। जैसे इसकी शुरुआत होती है तो प्रोलॉग है, और द फॉलोइंग प्रोलॉग, प्रोलॉग में इन्वोकेशन हुआ है। तो प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पेज है। जो फर्स्ट पेज है इस पूरे पैराडाइज लॉस्ट का, उसी को प्रोलॉग कहते हैं। और इस प्रोलॉग में इन्वोकेशन यूज किया गया, और जिसको इन्वोक किया गया वो म्यूज है, और म्यूज का नाम क्या है, यूरेनिया। तो मिल्टन ने बिगिन किया इस पूरे एपिक को, जहाँ पे फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटन को दिखाया गया है। सेटन को कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से दिखा दिया गया था, जिस वजह से मैंने कई बार बोला है कि किस तरह से इसे सैटनिक टेस्ट भी कहा गया है। तो सेटन को फर्स्ट टाइम जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटन है, इसी ने पिक्टोग्राफिक सीन भी ऐड करा है इस पूरे राइटिंग में, और जो हम कहेंगे इस पूरे एपिक में। तो सबसे पहले सेटन इंट्रोड्यूस किया गया, और सिलेबस में क्योंकि बुक नंबर 1 है तो सिर्फ बुक नंबर 1 ही के थ्रू ही हमें जाना है। तो सेटन है, सेटन को दिखाया गया लाइंग ऑन इज बैक विद द रेबेलियस एंजल। जैसे उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था, तो सेटन बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा हुआ है, और उसके साथ जितना बदला, जो बाकी बदला लेने की सोच रहे हैं, वो सारे एंजल भी नीचे है। तो एक तो लेक ऑफ फायर दिखा रखा है, एक मैंने इसमें अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था लेक ऑफ फायर के बारे में, कि किस तरह से एक नदी जा रही है और उसके अंदर आग वाली नदी है, उसके साइड में सेटन गिरा पड़ा है, और सेटन के साथ साथ जो भी उसके फॉलोवर्स है वो सारे नीचे गिरे पड़े हैं। द पोएम दस कमेंसेस इन द मिडल ऑफ द स्टोरी एज एन एपिक ट्रेडिशन, एपिक वे में लिखा गया है। तो और जिस तरह से एपिकल फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है, उसे ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग अगर आपने पढ़ी हो तो वो ही एपिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है। तो सबसे जो सेटन दिखा रखा है, सेटन का नाम लूसीफर है, और लूसीफर सबसे ग्रेटेस्ट एंजल दिखा रखा है। और उसके बाद इस पूरे का अगर हम थीम की बात करें, तो इसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से जो गॉड है, और फाइनली जो गॉड गॉड में आपस में लड़ाई हो गई थी, ऐसी कहानी की शुरुआत होती है। तो बाद में जब दो भगवानों के बीच में लड़ाई होगी, एक जो भगवान है उसे ऊपर से निकाल दिया क्योंकि उसके इरादे गलत थे। तो सेटन भी पार्ट ऑफ गॉड का माना जाता है, पर जब उसे पैराडाइज से निकाल दिया जाता है तब उसका नाम सेटन हो जाता है। इससे पहले वो भी एक गॉड था। तो दे वर डिफीटेड ऑन द कास्ट ऑफ द हेवन इनटू द फायर्स ऑफ हेल, और हेल में जाके फेंक दिया। ठीक है, तो ये ऊपर से निकाल के नीचे फेंकते हैं, जिसका नीचे का नाम क्या है, नर्क जिसे कहा जाता है। तो ये मिल्टन के इस पैराडाइज लॉस्ट में एक और चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि पेंडिमोनियम, कि पेंडिमोनियम क्या है। तो पेंडिमोनियम जो है वो हेल की कैपिटल है, और ये वाला जो, ऐसा तो कोई कैपिटल होता नहीं ना, मैंने देखा ना तुमने देखा होगा। तो भाई मान लो, पर मिल्टन ने कहा है तो पेंडिमोनियम जो है वो कैपिटल है हेल की। जो हेल की जो कैपिटल है वो इसी एपिक के थ्रू इतना फेमस हुआ कि आज भी जब अलग अलग कॉमिक वगैरह है, बड़ी बड़ी मूवीज बनाई जाती है, तो उसमें भी पेंडिमोनियम ही दिखाया जाता है जो हेल की कैपिटल है।
सेटन को बहुत ही ज़्यादा एक तरह बहुत बड़ा वो दिखा रखा है, जाइंट रूप दिखा रखा है। कई बार उसे टाइटन से कंपेयर किया गया और कई बार लिवियाथन से कंपेयर किया गया। लिवियाथन और टाइटन दोनों मैं अभी आगे वाली स्लाइड में आपको बता दूंगा। अभी ये समझो कि लिवियाथन क्या है, एक एक तरह का मैं अगर बोलूँ तो क्रोकोडाइल टाइप का, यानी एक सांप और मगरमच्छ का दोनों का एक मिक्स। अगली स्लाइड में मैं फोटो दिखा दूंगा उसकी, ठीक है। और ऐसा लोगों को लगा था कि एक बार एक शिप निकली थी और शिप वहां पे रुक गई थी। लोगों को लगा ये आइलैंड है, कि एक आइलैंड पे हम रुके पड़े हैं। बाद में पता चला वो आइलैंड नहीं था, वो लिवियाथन था। लिवियाथन का मतलब एक सांप और मगरमच्छ और सांप, यानी एक तरह का ड्रैगन टाइप का। और उसके ऊपर वो शिप, इतना बड़ा वो ड्रैगन था कि लोगों को ऐसा लगा वो आइलैंड है। तो जैसा लिवियाथन की शक्ल है उसी तरह से इसको डिजाइन दिया गया है। और टाइटन, टाइटन ग्रीक स्टोरी में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने एक लड़ाई छेड़ी थी, बहुत बड़ी लड़ाई। वो भी आगे जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो उसमें। बस अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि सेटन को दो चीज से कंपेयर किया गया था, एक तो टाइटन और दूसरा सेकंड जो है वो लिवियाथन। नेक्स्ट टू द सेटन, देखो एक एक मेन शैतान है, उसके बाद उसके अंडर कोई और तो होना चाहिए भाई, एक चेला वेला कुछ तो होना चाहिए। तो जो चेला रख रखा था उसका नाम क्या था? बेल्जीबब। इसी को अगर चेला कहते हैं तो मतलब क्या कहते हैं? सेकंड इन कमांड। सेकंड इन कमांड का मतलब क्या होता है? जब वो काम ना करे तो उसके बाद चेला देखेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अब पीएम ना हो तो डेप्यूटी पीएम जो है वो कुछ देर के लिए पीएम की तरह रोल प्ले करेगा। इसी तरह बेल्जीबब सेकंड इन कमांड था। और Satan comments on the Beelzebub has been transformed from the was by the punishment of the god। Satan ने हमें ये बताया कि किस तरह से बेल्जीबब की हालत जो है वो बुरी हो गई थी। इसके बाद हमारा जो इंटेंशन है कि गॉड स्ट्रगल अगेंस्ट द गॉड सेइंग दैट द बेटर टू रेन इन द हेल्थ एंड सर्व इन हेवन। तो एक फेमस डायलॉग है सेटन का कि तो अब फाइनली क्या है हमारे पास? क्रिटिसिज्म ऑन द मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1। क्योंकि सिलेबस में बुक नंबर 1 है तो सिर्फ हम बुक नंबर 1 को देख रहे हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। अब पहली बात तो ये है कि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है। क्रिटिसिज्म का सिंपल मतलब ये है, चाहे वो पहले ऐसा लोग मानते थे कि अगेंस्ट जो होती है, जैसे कोई वर्क लिख रखा हो तो उसके अगेंस्ट कोई बोले, दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा हो, सोचा। बड़े बड़े लोगों ने, जो थिंकर्स होते हैं, थिंकर्स ने जो भी स्कॉलर होते हैं, उन्होंने उस बुक को अच्छे से पढ़ा हो और उसके बाद वो उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, सॉरी, जो भी पॉइंट्स अगर जैसे भी बनते हैं तो उसके थ्रू वो उसे बताएंगे। तो मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से एक बार देख लेते हैं हम फाइनली, जिन्होंने कुछ कुछ लाइंस कही है। एक तो नेगेटिव साइड, अगर अब जब भी हम जाएंगे, मूव करेंगे, कि मिल्टन के जो अगेंस्ट थे, उसमें सबसे टॉप पे नाम जो है वो विलियम ब्लेक का है। कि विलियम ब्लेक ने एक लाइन कही थी कि मिल्टन इज ऑफ सेटनिक टेस्ट, कि मिल्टन का शैतानों वाला टेस्ट है। क्योंकि उसमें जो हीरो है पैराडाइज लॉस्ट में, जब आप पूरा पढ़ोगे पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें जो हीरो है वो हीरो सेटन लगता है। ऐसा लगता है कि सेटन ही हीरो हो। तो इसलिए कहा जो सेंट्रल हीरो है, सारी पावर जो है वो सेटन को दे रखी है। और पूरी कहानी में सेटन का डाउनफॉल दिखा रखा है, उसका राइज दिखा रखा है, फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, सब कुछ सेटन को रख के और फिर डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से मिल्टन का जब उस टाइम पे कई एजेस में मिल्टन को ऐसा माना गया कि नहीं, ये वर्क जो है वो सेटनिक टेस्ट से इतना प्रेशर बिल्ड हो गया कि मिल्टन को दोबारा से पैराडाइज रीगेन को फॉर्म लिखना पड़ा। और आज के टाइम पे कि पोस्ट मॉडर्न एज है और पोस्ट कॉलोनियल एज भी कहते हैं, कॉलोनाइज होने के बाद सब अब देश आज़ाद है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और सब क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एसेंस देखते हैं हम। तो मिल्टन इन अ फ्यू वेज इज द कंट्री फर्स्ट क्लासिक पोइट एंड माइट हैव दिस सेंट्रल, हाउएवर देयर वाज एंटीपैथी। ज़्यादातर लोगों ने मिल्टन को कई जगह जो है वो उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं कि नहीं, सेटनिक टेस्ट है वगैरह। पर हम जो है अपने कोर्स के हिसाब से उठाएंगे। सबसे पहले टीएस इलियट। तो इलियट ने क्या कहा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1930s का राइटर टीएस इलियट। और ये बहुत ही टेक्नीशियन थे, यानी हर चीज़ को एक वे और एक सिस्टम के थ्रू लिखते थे। इन्होंने कहा था कि मिल्टन एज बीइंग अ मैन एंड अ पोइट एंड इंस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से मैं कहूँगा कि मिल्टन एज बीइंग ए मैन एंड पोइट ऑफ इंस्पिरेशन। कि मिल्टन एक सच में एक सही राइटर थे और एक ऐसे पोइट थे जो कि लोगों को इंस्पायर कर सके। तो एक ये बहुत ही फेमस लाइन है। टी एस इलियट की लाइन को याद रखना। टी एस इलियट वही है जिन्होंने फेमस द वेस्टलैंड लिखी है और भी कई सारे वर्क इनके। इसके बाद आते हैं हमारे पास द मेजर क्रिटिक हैरोल्ड ब्लूम।
हैरोल्ड ब्लूम का मानना था कि मिल्टन ने जो भी राइटिंग लिखी थी इट्स अ मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, कि एक तरह के अलग वे से लैंग्वेज को लिखा था। जैसे कि एपिक राइटिंग के लिए दुनिया जो है हीरोइक कपलेट यूज़ करती है, पर यहाँ पे ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया गया, ऑफ से स्टार्टिंग की गई है पूरे पैराडाइज लॉस्ट की। तो ऑफ यानी फ्रेंच स्टाइल से लिखा गया है। उसके बाद सेटन को, जहाँ हीरो जो होता है, इनका हीरो भी थोड़ा अलग डिज़ाइन से है, तो एक नई चीज़ ला के रखी है। तो बेशक किसी ने कितना ही ऑब्जेक्शन किया हो, पर अगेन अगर हम बात करते हैं तो हेरोल्ड ब्लूम ने कहा नहीं, दिस इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये हेरोल्ड ब्लूम का कमेंट है। उसके बाद सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने डिक्शनरी को कंपोज किया था 1775 में, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे क्रिटिक जिन्होंने हर चीज़ को, प्रीफेस ऑफ शेक्सपियर अगर पढ़ा हो आपने, हर चीज़ को लिखना उसका ढंग 1770s के अगेन ये, तो कोई भी चीज़ है उसको उठाते थे और जैसा अगर सच सही लगे तो सही है, गलत है तो गलत, इस तरह का क्रिटिक। तो सैमुअल जॉनसन 1775 में डिक्शनरी को कंपोज किया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा स्टडी ऑफ द पैराडाइज, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इन्होंने कहा दैट दिस वर्क इज रियली अ जीनियस एंड यूनाइट्स द प्लेजर विद ट्रूथ। ठीक है, तो ये लाइन याद कर लेना, बहुत ही जीनियस वर्क है। तो तीन लोग यानी एलियट ने भी फेवर किया, हैरोल्ड ब्लूम ने भी फेवर किया और सैमुअल जॉनसन ने भी फेवर किया। दिस वन इज अगेन रिलेटेड टू द बुक वन से रिलेटेड है ये। तो जो सिलेबस के रिगार्डिंग है वो ही पढ़ना है, और कोई गाइड वाइड खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं हर उसमें बताता हूँ कि सिंपल इस स्लाइड के थ्रू जाके आप इसे रोक के नोट्स भी बना सकते हो। बाकी मैं पीडीएफ और नीचे इसके लगा दूंगा, जो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये क्रिटिसिज्म है। तो और जो अगेंस्ट क्रिटिसिज्म की बात करें तो वो कौन है? विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने कहा था कि दैट मिल्टन इज ऑफ सेटेनिक टेस्ट, वो ऐड कर लेना, स्लाइड में नहीं लिखा हुआ। अब आ जाते हैं हम कोटेशंस के ऊपर। तो ये जो कोटेशंस है, तीन कोटेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। पहला जो कोटेशन है, इससे बुक नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought the death into the world and all of her woe। तो यानी इसका कहने का मतलब क्या है? ये है क्या, अगर पूरी स्टोरी पता हो किसी को एडम एंड ईव के ऊपर, तो उसके ऊपर है। जिस तरह से भगवान का एक बेटा था और उसका नाम क्या था? एडम। तो एडम एडम को बनाया गया और एडम को जिस तरह, और एडम को ईडन गार्डन्स में छोड़ा गया था जहाँ वो खेलता था, ईडन गार्डन में। और सेटन जो है बदला लेंगे, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट यानी इनको बाहर से, पैराडाइज से बाहर निकाल देगा। अब ये जो है सेटन आएगा और सेटन जो है अब बदला लेगा किससे? भगवान के बेटे से, एडम से। और भगवान जब एडम को भेजते हैं तो कहते हैं कि कोई भी फ्रूट वगैरह, किसी भी फ्रूट को खाना नहीं है, और जिस तरह से तुम हो वैसे ही रहना, यानी किसी फ्रूट वगैरह इन सबको तोड़ वोड़ के मत खाना, और कोई भी ऐसी चीज़ मत पालना। यानी कुछ डायरेक्शंस दिए थे। वो जब पैराडाइज लॉस्ट पूरी बुक को पढ़ोगे आप, और 10 बुक्स हो पूरी, जो उतनी भी 10 किताबें, उन सबको तब पता चलेगा। अभी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो एडम को कहा गया था कि जो भगवान ने डायरेक्ट किया था, यानी नॉर्मल जैसे तुम हो वैसे। इस समय एडम की कोई एक फिजिक अपीयरेंस नहीं थी, कोई है ना, एक फिजिकल बॉडी नहीं थी, जैसे कि हम सब के एक आउटलाइन, ऐसा नहीं एक आत्मा के फॉर्म में लगा सकते हो। तो इस तरह से भेजा गया था। पर कई जगह लिखा हुआ कि हाँ थोड़ी फिजिकल अपीयरेंस थी, अंदर जो है वो भूख नहीं थी। जैसे कि हम सब के अंदर एक क्वेस्ट है, हर चीज़ को लेके एक अलग अलग आग है, खाने को लेके, ठीक है, और मटेरियल वर्ल्ड को लेके, सेक्स को लेके, इन सब को लेके। ये सब एडम के अंदर नहीं था, क्योंकि उसने बाहर से कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं कर रखा था, इसीलिए भगवान ने उसे मना करता। सेटन को यही बात पता थी कि भगवान का बेटा यानी एडम जो है, उसको ये डायरेक्शन दी गई है, तो किसी भी तरह से करके एडम को जो है एक फ्रूट यानी एप्पल, एप्पल जो है वो खिलवाना था। अगर जैसे ही वो एप्पल अगर वो खा ले तो बात बन जाएगी। ये फॉरबिडन ट्री का मतलब है, ये पेड़ है, ईडन गार्डन में एक पेड़ दिखा रखा है, और वो एप्पल का पेड़ है, और उसमें जो फ्रूट लग रखा है वो क्या है? जैसे कई कहते हैं इसे ट्री ऑफ नॉलेज के नाम से बोला जाता है, उसमें जो फ्रूट है वो क्या है? एप्पल है। तो भगवान ने वैसे ही मना कर रखा था कि कुछ भी नहीं लेना। तो सेटन आता है, और एडम जब बोर होने लग जाता है तो एडम की रीढ़ की हड्डी से भगवान बना देते हैं ईव को। ईव यानी फीमेल, ये वही एडम है जिसको आप सुनते हो बाबा आदम के ज़माने से वही आदम है। तो ठीक है, ईव, तो ईव को एडम की हड्डी से बनाया जाता है। तो इसके ऊपर कई फेमिनिस्ट राइटिंग भी है कि किस तरह से फीमेल को हमेशा सबॉर्डिनेट बताया जाता है मेल के थ्रू, पर हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हमें डायरेक्ट आना है। तो ईव, तो सेटन को पता था कि बहुत अच्छी तरह से किसको हम ले सकते हैं, किसको अपनी बातों में ले सकते हैं, ईव को। तो वो एक सांप का रूप लेके जाता है, सरपेंट का, और ईव को जाके अलग अलग बातों में ले आता है, बड़ी बड़ी चीज़ें सुनाता है ईव। इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती है सेटन से। फिर सेटन
कह देता है मेरे अंदर इतनी नॉलेज कहाँ से आई है, ये जो फॉरबिडन ट्री है यानी ट्री ऑफ नॉलेज है, इसमें जो फ्रूट है उसे खाओ, तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी ये नॉलेज। तो ईव, एडम ने जबकि ईव को समझाया होता है, फिर भी ईव एक दिन क्या करती है, वो ट्री ऑफ नॉलेज से वो फॉरबिडन फ्रूट जिसे कहते हैं वो तोड़ के खा लेती है, यानी एप्पल। और उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाता है। और वो देख के एडम एडम जब आता है, जब देखता है कि ईव का इस तरह से अपीयरेंस, उसका एक प्रॉपर आउटलाइन, एक बॉडी शेप जैसे कि फीमेल का होता है, तो एडम के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ईव की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि जब राइटिंग पढ़ते हैं उसमें दिखाया गया है ईव एक तरफ रो रही होती है और एडम के पास दो ऑप्शन है, या तो जो भगवान ने जो ऑर्डर दे रखे थे एडम को उसे फॉलो करे, या ईव की तरफ मूव हो जाए। पर एडम फाइनली ईव की तरफ मूव हो जाता है और वो भी फॉरबिडन फ्रूट खा लेता है। इसके बाद दोनों के अंदर भूख लगनी शुरू हो जाती है दोनों को, फिर वही सेक्स और वही सारा कुछ, फिर इससे जितनी भी वो संतान पैदा हुई है वो सारे हम सब है। तो ये हमें बताया जाता है एडम एंड ईव की स्टोरी, और ये है गॉड, यानी गॉड के ऑर्डर को डिसओबे किया है। इससे रिगार्डिंग ये फर्स्ट कोटेशन है ऑफ मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस, कि पहली बारी जिस इंसान ने डिसओबीडियंस दिखाया फ्रूट को खा के, ठीक है, उसी के ऊपर ये पूरी राइटिंग है। तो बाइबल से कनेक्टेड है, ये सारे कैरेक्टर बाइबल में मिलेंगे, जो भी कैरेक्टर है सारे, और कहानी भी कुछ ऐसी ही, ठीक है। तो ये किसने कहा है, नरेटर एंड द बुक वन से। उसके बाद आते हैं सेटन, बहुत इंपॉर्टेंट अगले वाला ये, द माइंड इट्स ऑन प्लेस दैट कैन ड्रैग हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन, ठीक है। तो यानी दिमाग सबसे ऊपर की चीज है, जो कि नर्क से स्वर्ग को भी निकाल सकती है और स्वर्ग से नर्क को भी निकाल सकती है, यानी गंदे से गंदी सोच को भी बना सकते हो और अच्छे से अच्छी सोच को भी गंदा कर सकते हो। तो ये डायलॉग सेटन का है, जिसके थ्रू उसने रिवाइव किया अपनी पूरी आर्मी को, और बहुत ही पावरफुल डायलॉग, इतने अच्छे डायलॉग सेटन को प्रोवाइड किए गए, इसीलिए कहीं ना कहीं ब्लेक ने कहा था कि मिल्टन इज ऑफ सेटनिक टेस्ट। इसके बाद सेटन का दोबारा एक और, ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी सब कुछ नहीं हुआ खत्म, द अनकॉन्करेबल विल, अभी भी हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता है जिसको कोई जीत नहीं सकता, एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, हमें सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, किसको, रिवेंज की, यानी बदला कैसे लेना है, यानी एक प्लानिंग बनाओ, एक माइंड मैप बनाओ, डिजाइन बनाओ, और उसके लिए कैपिटल बनाया गया, खुद सोचो पेंडिमोनियम बनाया गया, उसके अंदर काउंसिल मेंबर्स बैठते थे ये डिजाइन करने के लिए कि भगवान के बेटे एडम को किस तरह से लपेटे में ले, और एंड तक उन्होंने ले ही लिया, ठीक है। तो बाद में जब मिल्टन के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए कि तुमने बहुत अच्छा कर दिया, कि तुमने तो ये दिखा दिया कि इंसान भगवान, इंसान सब गलती करते हैं और भगवान ने इंसान को दूर कर रखा है, पर इंसान भगवान तक पहुंचे कैसे, तब 1674 में पैराडाइज रीगेन्ड को लिखा गया कि वापस अगर कोई पैराडाइज में जाना चाहता हो तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, उसके रिगार्डिंग मिल्टन ने लिखा। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट था और 1674 में दो बुक को और ऐड किया गया, पहले 10 बुक्स थे 1667 में, बाद में दो बुक को और ऐड करके 1674 में 12 बुक्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा पैराडाइज लॉस्ट यानी 10 बुक्स में, और पैराडाइज रीगेन जो है बाकी के 2 बुक्स में है। ये कुछ और कोटेशंस हैं, तो कोटेशंस हम क्यों करें, पहला सवाल तो ये आता है, और इसका फायदा क्या है। देखो कोटेशन करना बहुत जरूरी है, जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो बीच में कोटेशंस को डालना पड़ता है, और अगर आप कोटेशंस को बीच में डालोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएंगे। और इसमें आप भी करना कैसे, अगर हम वहाँ कोटेशन भूल जाए तो हम क्या करें, तो क्या होता है, जैसे कि जैसे मान लो मैं ये याद करके गया और लेबर मस्ट बी टू पर वर्ड, ठीक है, आगे मुझे नहीं आ रहा तो डॉट 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 और कोट एंड अनकोट कर देना, ठीक है, ऐसे कर देना, ठीक है, बाय सेटन, और सेटन का नाम लिख देना, इस तरह मतलब थोड़ी सी भी लाइन लिख दोगे, जैसे कि ऊपर की एक लाइन लिख दो, आगे डॉट 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 कर दिया तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से कोटेशंस को लिखना है। तो जैसे आ लेबर मस्ट बी टू परवर्ट दैट एंड आउट ऑफ द गोल स्टिल टू फाइंड द मीन्स ऑफ इविल। तो यानी ये जिस तरह जैसे ये सेटन ने बोला दैट आर लेबर मस्ट टू बी द परवर्ट दैट एंड आउट ऑफ द गुड स्टिल टू फाइंड द मीन्स ऑफ द इविल, कि हमें बिल्कुल एंड तक जो है वो मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करनी है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे इस बुरे में से, और कुछ अच्छा कर पाएंगे का कहने का मतलब क्या, हम इससे भी बुरा कुछ कर पाएंगे। तो टू रेन इज द वर्थ इन द एम्बिशन दो इन द हेल, एंड द बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये वाली लाइन याद कर लेना, ये तो पक्का लिख के आना है तुम्हें पेपर में, और कई पीछे भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, सेटन बुक नंबर 1 से है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपको बाकी और क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, और एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देखोगे जो आंसर राइटिंग है वो अपने आप आपकी परफेक्ट हो जाएगी।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं हम कि व्हाट आर द एपिक सिमिली मिल्टन यूजेस टू डिस्क्राइब द सेटन, कि सेटन को डिस्क्राइब करने के लिए एपिक में किस तरह से उसने सिमिली यूज किया। सिमिली यानी सिंपल आपने पढ़ा होगा छोटे में कि उपमा अलंकार होता है ये सा, और जिसमें ये सब यूज होते हैं, चांद सा मुख हो गया, कंपैरिजन, सिंपल मतलब है कंपैरिजन, आपने किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर दिया तो दैट इज कॉल्ड सिमिली। तो एपिक सिमिली यूज किया है क्योंकि यार एक अच्छी खासी एक बहुत बड़ी राइटिंग है ये, छोटी मोटी राइटिंग तो है नहीं है, एपिक है। तो एपिक सिमिली में किस तरह से मिल्टन ने क्या क्या सेटन को कैसे डिस्क्राइब किया है। तो जब सेटन की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात आती है तो कुछ कुछ जो है बुलेट पॉइंट्स हमें पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि किस किस से कंपेयर किया है। देखो अभी हमने जब इसे पढ़ा था अभी लास्ट वाले उसमें, तो सेटन को अगर हमने एक तो सबसे पहले सेटन को लिवियाथन से कंपेयर कर रखा है, वो जिसको आइलैंड समझ लिया गया था, ठीक है, और जो कि एक वेल की तरह दिखाया गया है, जैसे जिसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी लिवियाथन, तो एक तरह वेल डिजाइन का, या फिर आप ये भी कह सकते हो ड्रैगन टाइप का, जिसको आइलैंड समझ लिया गया था। फिर उसके बाद इसे टाइटन से कंपेयर कर रखा है, तो एक तो ये पता होना चाहिए टाइटन से कंपेयर कर रखा है, एक ग्रीक, जैसे कि टाइटन की अगर हम बात करें, मैं अभी आगे आपको समझा भी दूंगा, एक ट्रॉय ट्रॉय नहीं कह सकते, एक ग्रीक की एक लड़ाई हुई थी जिसमें कि जोव को हराया था। टाइटन्स वो थे जिन्होंने जोव को हराया था ग्रीक मिथोलॉजी में। इसकी एक अलग कहानी है, पर क्योंकि हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड रहना है तो मैं बताऊंगा कि जोव क्या है क्या नहीं है, इतना बताने में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यानी सिंपल आंसर राइटिंग में यही बहुत है कि जो टाइटन है वो थे जिन्होंने लड़ाई छेड़ी थी जोव के अगेंस्ट इन ग्रीक मिथोलॉजी, ठीक है, जोव के अगेंस्ट। तो एक तो टाइटन से कंपेयर किया और हरा दिया था जोब को बहुत बुरी तरह से, और एक लेवियाथन से कंपेयर किया गया, ठीक है, यानी एक इतनी बड़ी वेल या इतना बड़ा एक ड्रैगन जो कि ऐसा लगता था लोगों को क्या है कि आइलैंड है। और उसके बाद जो सेटन है, सेटन को एज एन हीरो दिखा रखा है, वो तो हमने पता ही है, और सेटन को कई जगह ल्यूसीफर के नाम से भी डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से, पर जो कंपैरिजन है हमें क्या है, सेटन को डिस्क्राइब तो किया है और सेटन के लिए सिमिली भी यूज किया, पर ये सिमिली किस टाइप की है, क्योंकि एपिक सिमिली है, और ये जो सिमिली यूज करा गया इस आंसर राइटिंग में, इसमें जो सिमिली है यानी जो कंपैरिजन है उन चीजों से कंपेयर किया गया जिसका कोई एक एंड पॉइंट है ही नहीं। लेवियाथिन किसी को नहीं पता था कितना बड़ा साइज था इसका। टाइटन का जो वॉर है जोव से, कहते हैं कि जब धरती बनी भी नहीं थी उससे पहले लड़ाई लड़ी गई थी, किसी को नहीं पता कितनी लंबी लड़ाई थी, कितने सालों तक लड़ाई लड़ी गई, बस हाँ ये पता है कि टाइटन ने जोव के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी थी। सेटन का जो डिस्क्रिप्शन है और सेटन के जो डायलॉग एज एन सेंट्रल हीरो दिखा रखा है, और इतने पावरफुल डायलॉग है सेटन के। अब सेटन है तो एक तरह से भगवान ही था पहले, बट बाद में सेटन हो गया, तो सेटन की जो पावर है उसका भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कितनी इसकी पावर है और कितना पावरफुल है। तो इस तरह का एपिक सिमिली इसमें यूज किया गया है। तो कंपैरिजन तो किया गया पर उस कंपैरिजन का कोई एक एंड पॉइंट नहीं है पर्टिकुलर। अब देखते हैं हम क्या है क्या नहीं है। तो नरेटर ने एक तो पिक्चर बनाया, सेटन का पिक्टोग्राफिक सीन है, और बुक 1 की स्टार्टिंग भी पिक्टोग्राफिक सीन से ही होती है, और पावरफुल सेटन को बहुत पावरफुल दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल सेटन इज लाइंग ऑन द बर्निंग लेक एंड द मिल्टन कंपेयर द टाइटन। तो पहले मैंने बताया था टाइटन से कंपेयर किया है, और टाइटन वो जिन्होंने वॉर छेड़ दी थी अपॉन द जोव इन द ग्रीक मिथोलॉजी, तो जोव के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी थी। द ग्रेटर लेंथ ही कंपेयर्स हिम टू द लेविएथन, और साइज में बताया गया है, पावर में बताया गया कि टाइटन की तरह पावरफुल था, और साइज में बताया गया लिवियाथन की तरह एक वेल, या आप यहाँ पे ड्रैगन भी लिख सकते हो, जिसको सेलर गलती से समझ गए थे कि एक आइलैंड है, पर वो आइलैंड नहीं था, वो इतना बड़ा वो था, है ना। और कई और एस्टैब्लिश द ग्रेट साइज, तो साइज पावर इसके लिए लिवियाथन और टाइटन से कंपेयर किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, नो वन नोज हाउ बिग द टाइटन्स वर, आज तक किसी को नहीं पता टाइटन कितने बड़े थे और किस तरह से उसने हराया था, ये सब धरती बनने से पहले की बात है। तो लिवियाथन के साइज को लेके आज तक लोग जो है वो कंफ्यूज है है और क्या नहीं। इसके बाद सेटन का कंपैरिजन वो पेंडिमोनियम को बनाया गया, जिसे बहुत वो बनाया गया था एग्जैक्ट, जो हेल की कैपिटल है वो पेंडिमोनियम थी। और पेंडिमोनियम में हम देखते हैं कि बुक 1 में काफ़ी ज़्यादा टोटोलॉजी यूज़ की गई। टोटोलॉजी का मतलब एक ही चीज़ को दो अलग ढंग से कहना, ठीक है। तो इसे वैसे मिस्टेकन वे भी कहा जाता है, पर यहाँ पे ये यूज़ किया गया कि मतलब जैसे फार विद इन एंड मोर फार, ऐसे करके एक ही चीज़ को दो दो बार यूज़ किया गया। पर हमारा अभी तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये इतना रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी हाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि सेटन को लेके जो डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है यानी हेल की, वो भी नहीं पता कि हेल कितना बड़ा है, तो अगेन कंपैरिजन है।
कंपैरेटिवली दोबारा से यूज है। तो हेल का साइज भी एग्जैक्ट नहीं बता रखा। सेटन एज्यूम मैनी शेप, सेटन को कई सारे शेप सेटन ने लिए थे। शेरब का वो लिया था उन्होंने CHERUB, ठीक है, यानी एक छोटा सा कीड़ा पंख वाला। तो शेरब कहते हैं इसे कि जब स्वर्ग में दोबारा घुसने की बारी थी कि अंदर कैसे घुसे तो बाहर काफी ज्यादा वो था, पहरेदारी लगा रखी थी। तो सेटन ने जो पहला रूप लिया था दैट इज द शेरब। इसके बाद शेरब रूप लेके वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद फिर वो सरपेंट के रूप में आया, ठीक है, और सरपेंट यानी स्नेक के रूप में फिर जाके वो ईव के पास जाता है। और उसके बाद ईव्स ड्रॉपिंग, एक आपने वर्ड सुना होगा, यहीं से आया ये वर्ड, ठीक है। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? कान में कुछ कुछ बोलना, ठीक है। तो ये ईव्स ड्रॉपिंग जो वर्ड है यहीं से आया था, यानी ईव के कान में बोला सेटन ने, और उसके बाद वो फॉरबिडन फ्रूट के लिए उसे मजबूर किया कि ठीक है वहां से मेरे अंदर सारी नॉलेज आई है। उसके बाद वो खा लिया। दैट इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। यही है पूरी बुक की फॉर्मेशन। और जो डेविल को दिखाया गया यानी डेविल इन सेटन, सेटन को एज एन हीरो के फीचर में दिखाया गया है। जैसे सेटन को किससे कंपेयर किया गया है, अगर हम देखें तो सेटन को इतना बड़ा वॉरियर दिखाया गया है जैसे कि अकीलियस एंड ओडिसी, ठीक है, यूलिसिस, ऐसे से जो वर्क लिखे गए हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो ग्रीक के फॉर्म में गाथाएं एपिक है, वो सारे फीचर्स जो है वो सेटन में दिखाए गए। तो ये स्लाइड को रोक के जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे इन सबको नोट कर लेना, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि सेटन का डिस्क्रिप्शन कैसा था, सेटन को किस किस चीज से कंपेयर किया गया, ठीक है, ये सब कुछ अच्छे से कर लेना। तो अब आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द सीन ऑफ द पेंडिमोनियम इन लॉस्ट, ठीक है। तो पेंडिमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा ये पक्का आएगा कि सीन पूछ रहे हैं पेंडिमोनियम को कैसे डिजाइन किया गया था और पेंडिमोनियम का मतलब क्या है। देखो पेंडिमोनियम का मतलब समझने के लिए रूट वर्ड्स क्लियर होने चाहिए आपके। पैन का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। तो पैन, और थियो मीन्स क्या होता है? थियो, अभी थियो के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। थियो मीन्स होता है जो भगवान पे विश्वास रखे। तो पैनथियन एक वर्ड है जो कि डिक्शनरी में है। और पैनथियन का मतलब क्या होगा? जो एक बहुत ऐसा बड़ा सेंटर जहाँ पे भगवान आपस में बैठते हैं मिलके, तो पैनथियन कह दिया हमने उसे। पैनथियन का मतलब जहाँ पे भगवान बैठते हैं, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं अबॉर्ड ऑफ गॉड्स। तो जहाँ कई सारे भगवान आपस में मिलके बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैनथियन। इसी तरह से अब इस वर्ड को तोड़ के देखो, सब मतलब समझ आ जाएगा। पैन, पैन मीन्स बड़ा, एंड डीमन, डीमंस मीन शैतान। एडजेक्टिव बनाने के लिए IUM ऐड कर दिया, तो पैन डीमोनियम, ठीक है। तो पैन डीमन और उसके बाद ईएम, तो पैंडीमोनियम हो गया ये। तो पैंडीमोनियम का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे बहुत सारे जो है जो सेटन टाइप के यानी शैतान या डेविल्स, वो आपस में कई सारे बैठ के कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो हो गया पेंडिमोनियम। इस तरह से ये हेल की कैपिटल बन गई पेंडिमोनियम, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड आया, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको इस तरह से ही एक्सप्लेन करना है आपको कि पैनथियन के अगेंस्ट पेंडिमोनियम मिल्टन ने यहाँ पे यूज किया था। जैसे कि पैनथियन पैन प्लस थियन से बनाया, से पैन प्लस डीमन से पेंडिमोनियम बन गया, और इस तरह से पूरा कुछ जो है इसका हेल का कैपिटल बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होगा। तो यही यहाँ पे लिख रखा है, देखो पैनथियन है, पैनथियन की जगह मिल्टन ने पेंडिमोनियम यूज कर लिया, और पेंडिमोनियम को हेल की तरह एक डिजाइन दिया गया, और डार्कनेस विजिबल रखा गया, बिल्कुल डार्क। पैंथियन में बहुत ज़्यादा लाइट होती है क्योंकि भगवान का एबोर्ड ऑफ सेंटर है, और यहाँ पेंडिमोनियम में डार्कनेस रखा गया यानी बिल्कुल अंधेरा। तो उससे बिल्कुल अपोजिट किया गया था पेंडिमोनियम में। और उसके बाद अगर हम बात करें दी एड इज अबाउट दी मेमोन को दिखाया गया है। मेमन, अब मेमन का जो सिंपल मतलब क्या है, मेमोन या मेमन कह लो, तो जो मेमन जो है वो वेल्थ, अगर आप इसे चेक करोगे जाके तो जैसे कि बाइबल है, बाइबल में ये किसका सिंबल है? द सिंबल ऑफ वेल्थ। और मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में एक बहुत अच्छी तरह से फिजिकल अपीयरेंस रखा, यानी जो जितना ज़्यादा सीधा कैरेक्टर होगा उसका शरीर भी बिल्कुल सीधा होगा, है ना। और जो जितना ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड की तरफ होगा उसका उतना शरीर झुका होगा। तो सबसे ज़्यादा जिस कैरेक्टर का शरीर झुका हुआ था यहाँ पे वो कौन था? मेमन। और इसका शरीर झुका होता है, इसका मतलब ये जो है पूरा इंक्लाइंड था मटेरियल वर्ल्ड की तरफ। कहते हैं कि जो मेमन है, मेमन हमेशा सोना देख के चलता था, कहाँ पे गोल्ड है, और गोल्ड जो रास्ता है स्वर्ग का वो गोल्ड से बना रखा था पूरा पेवमेंट। तो इसकी इसकी जो गर्दन है वो हमेशा गोल्ड की तरफ यानी नीचे झुकी रहती थी। इसलिए जितना भी अगर हम कैरेक्टर को देखें कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा बेंड कैरेक्टर जो है वो ये है, सबसे ज़्यादा झुका हुआ कैरेक्टर ये है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज़ किया गया। और इस मेमन को वैसे यूज़ किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम पे
स्पेंसर ने यूज़ किया था अपना फेरी क्वीन में, और मैथ्यू एंड स्पेंसर दोनों ने फेरी क्वीन में इसका अच्छा यूज़ किया था, ठीक है। तो वैसे स्पेंसर ने यूज़ किया था फेरी क्वीन में, आप बस यही लिखाना। और मिल्टन ने जो पूरा आर्किटेक्ट जिसको रखा गया था वो मुल्सिबर को, मुल्सिबर इज अ सर नेम ऑफ द वल्कन इन द रोमन गॉड ऑफ फायर। जो रोमन गॉड है, जो फायर के जो भगवान माने जाते हैं, रोमन एम्पायर पता होगा, तो ऐसी बहुत पुरानी एम्पायर में रोमन गॉड भी हुआ करते थे। जो रोमन में जो गॉड ऑफ फायर है उसे वल्कन कहता था, उसके जैसे ही शेप दिया गया है मुल्सिबर को। क्योंकि देखा होगा कि पेंडिमोनियम में चारों तरफ आग थी और लावा जा रहा था, और लावा वो पिघलता हुआ लावा इस तरफ मूव कर रहा था, तो वहाँ पे जो फ्रेम करेगा, जो पूरा डिज़ाइन देगा, उसके लिए मिल्टन ने जो हिंट लिया है वो वोल्कन से लिया, जो कि रोमन गॉड ऑफ फायर है, और उसी के थ्रू मुल्सिबर को डिज़ाइन किया, जिसने कि पूरे पेंडिमोनियम को डिज़ाइन दिया। और उसके बाद जो जिन एंजल को निकाला गया, द वर्किंग अंडर द मेमन बिकम द डिक टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मेमन ने किस तरह से अंदर के हिडन मटेरियल, देखो कोई भी जो अंदर सबसे पहले पता होगा मोल्टन मैग्मा है, बिल्कुल अंदर बिल्कुल मोल्टन मैग्मा है, और वो मैग्मा जो है बिल्कुल ऊपर निकल के आएगा। और जैसे ही मैग्मा बिल्कुल ऊपर निकल के आता है तो पता होगा कि जो क्रस्ट की लेयर है और जो प्लेट है वो साइड में हो जाती है, फिर ये पूरा ऊपर निकल के आता है। तो यहाँ से हमारे पास ये वेंट डिज़ाइन होता है वोल्केनो का। और जो वोल्केनो का वेंट डिज़ाइन होता है, तो जितने भी मिनरल्स, अगर वोल्केनो पूरी अच्छी तरह से पूरा बाहर निकल आए तो वो सेडिमेंट्री इग्नियस मेटामॉर्फस इस तरह से रॉक्स फॉर्म करता है। पर अगर वो अंदर ही रुक जाए मिनरल, अगर मिनरल अंदर रुक जाए तो उसके मतलब क्या है, वो मिनरल अंदर ही रह गया। तो उस मिनरल को डिग करके बाहर निकाला किसने, मेमन ने। एक साइंस का बहुत अच्छा यूज़ किया है मिल्टन ने, ठीक है। तो मिल्टन ने साइंस का एक एक्सलेंट यूज़ किया, और वो जो मिनरल है जो उसमें कुछ गोल्ड वगैरह है उन सबको निकाल के और उसके थ्रू पेंडिमोनियम को डिज़ाइन किया गया। ये एक हाई कैपिटल था सेटन का, और उसके पीयर का मतलब सेम एज को पीयर्स कहते हैं, यानी जो एक ही एज के और एक ही ग्रुप और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो। तो पेंडिमोनियम को जो मिनरल्स जो थे वो किसने निकाला, मेमोन ने। और मेमन क्यों निकाल सकता था, क्योंकि मेमन एक बेंड कैरेक्टर था जो कि स्टार्टिंग से स्वर्ग से ही झुका हुआ था। और झुकने की वजह क्या थी, यानी ये दिखाया गया कि किस तरह से वो गोल्ड की तरफ मूव था, उसे मिनरल्स की नॉलेज अच्छी थी, और यही मिनरल जो है पेंडिमोनियम में यूज़ किया गया। और जो लावा अंदर से निकला था वो भी बाहर जाके ऐसे से गिर रहा था। और इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज मिल्टन के पास कैसे थी, और इसका एक बहुत ही सिंपल व्यू है। तो इसका जैसे मैं बता रहा हूँ, मिल्टन जो है वो गैलीलियो से मिले थे, ठीक है। 1638 में मिल्टन ने गैलीलियो से मिले थे, और गैलीलियो सबको पता है, एक वेल रिकॉग्न्ड साइंटिस्ट। तो गैलीलियो के थ्रू मिल्टन ने इतनी ज़्यादा ज़्यादा जो ये नॉलेज कहीं ना कहीं से ड्रैग की होगी। एक हाइपोथेसिस है, एक तरह का अनुमान है मेरा, वैसे सबका यही अनुमान है कि नहीं तो फिर इतना मेटल और मेटलर्जी और मेटल के ऊपर इतना सारा कुछ लिखना कि मिनरल्स क्या है, फिर अंदर से जो पूरा पेंडिमोनियम को जिस तरह से डिज़ाइन दिया गया है वो पूरा एक मेटलर्जी की एक स्टडी है। जैसे देख सकते हो किस तरह से मेटल को ड्रैग किया गया, देखा होगा कुछ कंटेंट आपने सल्फर का यूज़ किया गया है, द वेन्स ऑफ गोल्ड एंड द सेकेंड ग्रुप ऑफ द स्लाइस लिक्विड एंड द लेक ऑफ द फायर। ये कहीं ना कहीं पूरी साइंस है मेटलर्जी की। तो गैलीलियो से 1638 में मिल्टन मिले थे, और अच्छा खासी एक दोस्ती थी इनके बीच में, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये केस को उठाया गया। तो ये आपको लिखना है पूरा पेंडिमोनियम के पूरे डिज़ाइन को। दोबारा से गाइड वाइड खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom does the मिल्टन प्रे फॉर द इंस्पिरेशन इन द बुक नंबर 1 एंड वाई। ये मैंने समरी में ही बता दी थी कि किससे मिल्टन इंस्पायर हुए थे और किससे इन्होंने फाइनली जो म्यूज़ को रिकॉल किया था, और म्यूज़ का नाम भी मैंने बता दिया था और सबके बारे में। तो इसमें एक बारी गो थ्रू हो जाना, बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सारा कुछ मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेल आफ्टर द मिल्टन। मिल्टन ने हेल को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, वही पेंडिमोनियम का, और एक दो कुछ इसमें से लाइन याद कर लेना। 1.47 यानी ऐसे ऐसे करके बुक नंबर 1 में कौन सा जो पेज नंबर है उसमें कौन कौन सी लाइन है, एक दो लाइन अगर याद होती है तो वो कर लेना, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन द सेटन एंड द सेकंड इन कमांड, जिसे हम बेल्ज़ेबब कहते हैं। इनके बीच में हमें एक बार कन्वर्सेशन को चेक करना है। तो बाकी जो क्वेश्चन है मैं ऐड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, इसके नीचे लिंक दे दूंगा मैं, तो टेलीग्राम वाले उस पर आप कनेक्ट हो जाना। वहाँ पे आपको पीडीएफ अपना नाम लिख के भेज देना, और पीडीएफ की डिमांड कर देना जिसके रिगार्डिंग हो, तो हम भेज देंगे आपको। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ।
तो Satan, defiance of the desire of the revenge, overcome his pain. At the first, he seemed dismayed as he addressed the Beelzebub, once like him among the brightest angel, and now, how the fallen! But as soon as he speaks of the God, he with his thunder, the Satan's rage overtakes his sympathy. He will not repent or the change. सिंपल कहने का मतलब ये है कि सेटन किस तरह से दिखाया गया कि वो बेल्जीबब को बोलता है कि हम सब अब नीचे गिर चुके हैं, पर ऐसा कहीं नहीं लिख रहा था कि सेटन जो है ही विल नॉट रिपेंट और द चेंज, कि वो बदलेगा नहीं, उसके इरादे आज भी वही हैं, क्योंकि उसके कुछ डायलॉग है सेटन के जो बेल्जीबब के आगे बोलता है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, कि सब अभी नहीं खोया गया है, ठीक है, अभी भी बहुत कुछ हम पा सकते हैं, घबराओ मत। एन अनकॉन्करेबल विल, हमारी शक्ति ऐसी है कि हम इतनी जल्दी से हार नहीं मान सकते। ही विल कंटिन्यू द वॉर इधर बाय द फोर्स और बाय गाइल, वो वॉर करेगा, चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे, पर उसको वॉर करना ही, बिकॉज वी नो द स्टोरी ऑफ द एडम एंड ईव, और हम सबको एडम और ईव की कहानी तो पता ही है, किस तरह से विंकिंग का गेम है, धोखा देके सेटन ने ईव को अपनी तरफ कर लिया और फिर ईव से फॉरबिडन फ्रूट खिलवा लिया, फिर एडम से खिलवा लिया, और इस तरह से फर्स्ट डिसऑबिडियंस हो गया था। यू मे थिंक दैट द बेल्जीबब टेक्स अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ द फेलन एंजल, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बेल्जीबब एक रियलिस्टिक व्यू समझता था, वो समझता था कि क्या है और क्या नहीं है, गुड और बैड के बीच में से फर्क अच्छी तरह से पता था। टेरिबल सिचुएशन बिकॉज ही थिंक्स फर्दर रेबेलियन इज फ्यूटाइल, उसे पता था आगे अगर हम लड़ेंगे तो व्यर्थ है, बेकार का काम है। ही रिग्रेट्स दैट व्हाट हैज हैपेंड, वो पछता रहा था, पर जबकि सेटन बिल्कुल नहीं पछता रहा था, उसमें एक पावर थी, बिल्कुल थोड़ी सी पावर हो, पर फिर भी उसने उसमें हाई कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखा था। जबकि बेल्जीबब जो सेकंड इन कमांड है, एक ब्राइट एंजल है, उसने कहा नहीं, मैं वो पछता रहा था। द फेलन एंजल में फील देयर स्ट्रेंथ अनडिमिनिश्ड, बट परहैप्स द गॉड हैज लेफ्ट देम दैट स्ट्रेंथ ओनली सो दैट दे कैन वॉक एज स्लेव्स इन हेल। वो कहता है हमारे पास बस भगवान ने ऊपर से सब स्वर्ग से हमें निकाल दिया, अब हमारे पास बस इतनी शक्ति है कि हम सिर्फ स्लेव के काम कर सकते हैं और इससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। पर सेटन इज अ गुड लीडर, बहुत अच्छी बात कही है, सेटन एक एक्सलेंट लीडर था, उसे पता था अपने सबॉर्डिनेट को कैसे डील करना और कैसे उसे लाइन पे लेके आना है। टू बी द वीक इज मिजरेबल, उसने कहा अगर अपने आप को कमजोर समझते हो तो तुम वहीं पे पूरा गेम हार गए। एवरीथिंग दैट गॉड डज मस्ट बी अपोज इवन इफ द गॉड ट्राइज टू ब्रिंग गुड आउट ऑफ इविल, हर चीज करने का, अगर एवरीथिंग दैट गॉड डज मस्ट बी अपोज, हमें सिर्फ एक काम करना है, जो भी भगवान करे हमें उससे बिल्कुल उल्टा करना है। इवन इफ द गॉड ट्राइज टू ब्रिंग गुड आउट ऑफ एविल, हम शैतानों में से भी भगवान कुछ अच्छा निकालना चाहता है, हम उसका भी अपोज करेंगे, यानी हमें अपना काम पता होना चाहिए, हमें करना क्या है, एक मास्टर प्लान, और उसी के थ्रू हम चलेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव और एम दोनों सेट है। Then he draws the Beelzebub attention to the fact that the god has recalled his forces and left the fallen angel to suffer in the hell. तो वो कहता है भगवान ने सिर्फ हमें इसलिए भेजा, ऊपर से नीचे कर दिया, और हमें ये चाह रहे हैं कि हम सब हेल में सड़े। This now seemed the calm enough for them to leave and lake and hold a meeting of their troops in the dreary plain. कहता है चलो ये सब छोड़ो, क्या है क्या नहीं, हम एक रिवेंज की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं, एक ऐसा प्लॉट जिसके ऊपर हम सब चलेंगे और हम रिवेंज स्ट्रैटेजी को डिजाइन करेंगे और इसी के ऊपर हम पूरे इस गेम को जीतेंगे। आगे कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलन एंजल एज ए हीथन गॉड्स, फॉलन एंजल को गॉड के कैसे फॉर्म में डाला गया वो देख लेना, फॉलन एंजल एंड गॉड की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ कुछ बातें लिखी गई, पहले तो हेल के बारे में डिफाइन कर रखा, जो मैंने पहले बताया था वही लिख देना, और तीन रिलीजन को मिक्स किया गया, सेमेटिक, इजिप्टियन और ग्रीक, इन तीनों को, और क्रिश्चियन में जो है क्रिश्चियनिटी को मिक्स करके हीथन गॉड्स को बनाया गया। फेलन एंजल ऐसे हीथन गॉड्स का मतलब क्या है कि फेलन एंजल एक समय पे भगवान थे, तो उस तरह से गॉड की फॉर्मेशन है, पर इस तरह का क्वेश्चन आने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर अगर आए तो यहाँ पे एक बारी पढ़ लेना कि क्या क्या है, कौन कौन से ग्रीक गॉड्स थे, एडोनिस क्या है, बालपिरोर क्या है, बाल्ट्रियर, जिसने पीएचडी करनी है वो करेगा इस तरह के क्वेश्चन। तो ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द सैटर्न एड्रेसेस द फेलन एंजल इन हिज सेकंड स्पीच, तो सेटन ने कैसे उन्हें क्या कहा सेकंड स्पीच में, ये हमने पहले भी कर रखा है, वही वो जो डायलॉग्स है वो डायलॉग्स लिख देना, और किस तरह से बेल्जीबब को कमांड किया था, और वो कुछ कुछ जो मैंने बताया था, जैसे कि माइंड इज द utmost थिंग दैट कैन ड्रैग हेवन आउट ऑफ हेल एंड द हेल आउट ऑफ हेवन, एक तो ये वाली लाइन, और जैसे कि इट्स बेटर टू रेन इन द हेल देन सर्व इन हेवन, ऐसे ऐसे जो जो लाइन्स थे वो सारा पीछे वाला जो है वो आप इसमें डाल सकते हो, वो सब कुछ इसमें लिख रखा है मैंने। और हाउ डज दी सेटन्स ऑन वर्ड सजेस्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एंटरप्राइज, ये है कि सेटन के खुद के अक्षर किस तरह से इस पूरे इस चीज को
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फ्यूटाइल हो। फ्यूटाइल का मतलब क्या है, बकवास है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सेटन की लाइन इतनी प्रोफाउंड थी, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन थी उसकी, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे कहीं पे भी फ्यूटाइल है। मुझे क्या, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा। तो ग्रेजुएशन लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, पर फिर भी अगर मन करे इसे पढ़ने का तो पढ़ लेना, पर अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना मैंने बताया था उसी थ्रू आपको बाकी सबको, सभी आंसर को लिखना है। हाँ, कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन अच्छा है। दी एपिक इज प्रेज फॉर इट्स इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आउटस्टैंडिंग इमेजिनेशन है। अगर हम बात करें तो सेकेंडरी इमेजिनेशन है। और जिस तरह से हीरो को, हीरो की डेफिनेशन दी गई थी, यहाँ पे सेटन एज एन हीरो देखा गया, और ये हीरो की एग्जैक्ट डेफिनेशन किस टाइप की थी उसको समझने के लिए आपको एरिस्टोटल की पोइटिक देखना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो डाल रखी है, तो मेरे चैनल पे एरिस्टोटल की पोइटिक जरूर पढ़ के जाना, और उसमें देख लेना कि एक रियल हीरो कैसा होता है, जैसे कि एरिस्टोटल ने पोइटिक्स में बताई थी अपने। अब एरिस्टोटल की पोइटिक्स क्यों पढ़े, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको रियल में बता रखा है कि ग्रीक प्लॉट क्या होता है। या एरिस्टोटल नहीं बताया था, ग्रीक कैरेक्टर क्या होते हैं, और किस चीज को आत्मा कहा जाती है। किसी भी राइटिंग की जो आत्मा है वो प्लॉट, प्लॉट आत्मा है। ठीक है, तो और इस राइटिंग में मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में प्लॉट आउटस्टैंडिंग है। इतना अच्छा प्लॉट है कि किसी को भी ये कहानी सुनाओगे, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब इसकी मतलब सबको मजा आ जाएगा। तो ये प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट का मतलब रीजन बिहाइंड दिस स्टोरी, कहानी के पीछे एक रीजन है। तो ये प्लॉट इतना ज्यादा बेस्ट है। और हम कहें एरिस्टोटल की पोएटिक में जो उसने बोला था कि जो प्लॉट होना चाहिए वो प्लॉट हमें देखने को मिलता है। और सेकंड थिंग क्या है, मीडिया रियास में लिखा गया, तो मीडियस रियास पे आ सकता है या मीडियस रेस पे आ सकता है। ये मीडियस MEDIAS, मीडियस फिर RES, रेस। कि मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो मीडियास रेस कैसे, देखो मीडियास रेस का मतलब क्या होता है। कोई भी एरिस्टोटल की पोएटिक में इस वर्ड को देखा गया था, मीडियस रियस को। और मीडियस रियस ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग में देखा गया है। तो क्वेश्चन देखो कहीं से उठा के कहीं भी डाल देते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द मीडियस रियस, तो बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या चीज दे दी। तो मीडियस रियस का मतलब है कहानी बिल्कुल बीच से शुरू होगी, फिर उसके बाद पीछे जाएगी, फिर उसके बाद वो कहानी आगे जाएगी। तो ऐसी ये कहानी बिल्कुल बीच से शुरू होती है। जबकि जैसे हम बुक नंबर 1 को खोल के देखोगे तो सीधा पेंडिमोनियम का सीन दिखा रखा है। पेंडिमोनियम का मतलब क्या है, नर्क। सीधा नर्क का कैपिटल जो है वो दिखा रखा है, किस तरह से सेटन पड़े हुए हैं, ये सब कुछ। बैकग्राउंड कुछ नहीं पता चलता रीडर को। पर जैसे बुक नंबर 4 पे जाओगे तो बैकग्राउंड पता चलने लग जाएगा। बुक नंबर 9 में जाओगे तो तुम्हें आगे की कहानी पता चलेगी। इसी को कहते हैं मीडियस रियस, यानी इसको मिडल, और उसके बाद हम बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, पीछे फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो एरिस्टोटल की पोइटिक के ऊपर पूरा डिजाइन है। और अगर हम बात करें तो ST कॉलरिज जो आगे रोमांटिक एज में आएगा, उसने बोला था सेकेंडरी इमेजिनेशन। कुछ ऐसे राइटर होते हैं जिनके सेकेंडरी इमेजिनेशन से ब्लेस्ड होते हैं, तो मिल्टन उसका एक एक्सलेंट एग्जाम्पल है। प्राइमरी इमेजिनेशन हर लोकल लोगों के पास होता है, सेकेंडरी इमेजिनेशन कुछों के पास होता है। तो जो एक्सेलेंट राइटर होते हैं वो सेकेंडरी इमेजिनेशन उनकी आउटस्टैंडिंग होती है। और खुद सोचो कि मिल्टन अंधा हो गया 1640s की लाइन में, और उसके बाद ये राइटिंग है 1667 की, यानी अंधेपन में मिल्टन ने 13 से 14 हजार लंबी लाइन एक पोयम लिख दी। ठीक है, और उसको भी फ्रेंच स्टाइल से और बिना एक भी गलती किए हुए। तो समझ सकते हो इसमें है क्या और क्या नहीं है। तो ये सेकेंडरी इमेजिनेशन का ही गेम है पूरा। तो मिल्टन की नॉलेज और पैराडाइज लॉस्ट में मैन फर्स्ट डिसऑबीडियंस का कंसेप्ट, बाइबल के कंसेप्ट को रखा गया। किस तरह से जो इंसान है वो धरती पे आ गए, और धरती पे आने के बाद उन्होंने गलती करी थी, और उसकी वजह से वो सारे जो बच्चे पैदा हुए हैं, हम सारे जो भी हैं, हम सगें एडम और ईव की औलाद हैं। तो अगर हमें वापस पैराडाइज पे जाना होगा तो पैराडाइज रीगेन लिखा गया 1674 में। माना वो के प्रेशर में लिखा गया, क्योंकि पूरी राइटिंग में ऐसा लग रहा था कि सेटन जीत रहा है। तो पैराडाइज रीगेन लिखा गया कि ऐसे नहीं है कि इंसान जो है वो पापी है, भगवान उन्हें पसंद ही नहीं करते। हम वापस भगवान में जा सकते हैं, दोबारा से पैराडाइज को रीगेन कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जैसे कि हमें अच्छे काम करने होंगे, इस तरह करके कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि पैराडाइज रीगेन में लिखा गया है। ठीक है, तो बाइबल का कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। मिल्टन ने दोनों चीज का बैलेंस बना के रखा, और ब्लेक ने पहले लिख दिया था कि जो फर्स्ट राइटिंग थी 1667 की, जिसमें कि 10 बुक्स थे, जिसमें बताया गया कि जो मिल्टन है वो सेटेनिक टेस्ट है। बाद में आगे हेरोल्ड ब्लूम आए, बड़े बड़े क्रिटिक निकल के आए, सैमुअल जॉनसन आए, उन्होंने कहा नहीं, ये एक मिस्ट्री ऑफ राइटिंग है। एक बहुत अच्छा कल्मिनेशन यूज किया गया है, एक एक्सलेंट ब्लेंड यूज किया गया है, और उस वे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहीं पे फाइनली बाकी टेलीग्राम का वो जो लिंक है वो मिल जाएगा, मैंने बीच में बोला था आपको। और इस तरह से यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं तो शेयर वेयर और कर देना इसे। बाकी देखते हैं। और आगे की वीडियो में पूरा सिलेबस कवर करूंगा DU सोल का।
और यहाँ पे आपको पूरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और समरी की भी हो जाएगी, किस तरह से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का जो जिस तरह से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी है आपके जिस तरह से क्वेश्चन को प्लान करके डाला जाता है उसी पर्सपेक्टिव से ये डिज़ाइन है। और रिसर्च पेपर वगैरह वगैरह काफ़ी गो थ्रू होके मैकेनिज्म इसका पूरा डेवलप किया जाता है। तो एक बारी इसे अच्छे से देख लो, इसके बाद कुछ मत पढ़ो, बस 1 घंटा यहाँ पे लगाना है, इसके बाद बिल्कुल मस्त 1 नंबर की लाइफ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे।